मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, सीएलसी सीकर, टीम सीएलसी। आज हम लेक्चर 121 में सेंटर ऑफ मास जो है उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें स्टार्ट अपन लोग करते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो आज का वो है बेटे सतत द्रव्यमान वितरण के कारण सेंटर ऑफ मास। ओके, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट में बता दूं, वो था असतत द्रव्यमान वितरण के कारण सेंटर ऑफ मास। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। मास का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से, एक डिसकंटिन्यूअस यानी असतत, दूसरा होता है कंटिन्यूअस यानी सतत। यदि कणों के बीच की दूरी पर्याप्त हो, जिसको अपन अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जैसे एक पार्टिकल पड़ा है, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर दूर दूसरा पार्टिकल पड़ा है, तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस यानी असतत, अलग अलग पड़ा रहना। और अगर हम दो पार्टिकल के बीच की दूरी को देखकर विभेदित नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस यानी पास पास कणों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद करो, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होने पर हम लोगों ने एक्सियम पढ़ा था। तो एक्सियम की वैल्यू हमने पढ़ी थी, वो क्या थी बेटे जी, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन अप टू ये mn xn अपॉन टोटल मास यानी m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। नीचे टोटल उस सिस्टम का कुल द्रव्यमान है। इसी फॉर्मूले को हम लोग छोटे रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। यदि इन सब का समेशन करना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं समेशन के फॉर्मूले के रूप में, mi xi, जहां i की जो वैल्यू है वो आप देखें 1 से स्टार्ट हो रही है, n तक जा रही है। तो i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i हमारे पास कितना है, n की वैल्यू तक है। चाहे i इसके लिए हो चाहे x, दोनों के लिए इस तरह से ही वेरी कर रहा है। नीचे वाले में तो m का समेशन है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर भी mi है, उस रूप में इसको लिख सकते हैं। i का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 से स्टार्ट होगा और बेटा कितना n तक। इस तरह से अपन इसको एक छोटे रूप में लिख सकते हैं। ये एक तरह से समेशन है, इसको अपन कहते हैं इसका योगफल। हमने सारे पदों का योगफल कर दिया। अब जब मास होता है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस केस में हम अलग अलग कणों की यहाँ पर गणना नहीं कर सकते हैं। वहां पर अपने को कंटिन्यूटी को फॉलो करते हुए समाकलन का उपयोग करना पड़ता है। और तब हम क्या करते हैं बेटे जी, उस कंडीशन में जो आपका m है वो एक सेगमेंट अपन लेंगे मास का। तो मैं यहाँ पे कुछ कन्वर्जन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे mi के स्थान पे एक अल्पांश लूंगा dm मास के रूप में, जो xi है वो डिस्टेंस x के रूप में ली जाएगी। और उसके पश्चात आप जो ये फॉर्मूला हमारे पास था समेशन का जो चिन्ह है, इसके स्थान पे अपन समाकलन का चिन्ह उपयोग कर लेंगे। ऐसे करने से हमारे पास फॉर्मूला अब किस रूप में आएगा, वो है बेटे जी दूसरा भाग, वो है सतत द्रव्यमान वितरण के कारण सेंटर ऑफ मास। तो उस कंडीशन में एक्सियम अगर लिखना हो तो हम क्या लिखें, देखो जो समेशन का फॉर्मूला था इस वाला, इसमें समेशन के चिन्ह को हमें बदलना किससे, समाकलन से। तो समाकलन ऊपर भी होगा और नीचे बदल लिया mi के स्थान पे, और इस तरह से मुझे लिखना है तो xi को मैंने x लिखा है dm। इस तरह से नीचे आपका mi है, इसको भी हमने क्या लिख दिया, dm। और जो प्रॉपर इसकी लिमिट्स होंगी वो उपयोग में लेते हुए हमें इसको फिर क्वेश्चंस में ढालकर काम में लेना शुरू कर देंगे। बात क्लियर? वापिस आप एक बार देख लो। यदि पार्टिकल, जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है, दूसरा यहाँ पड़ा है, तीसरा यहाँ पार्टिकल पड़ा है, चौथा यहाँ पड़ा है, अगर अलग अलग पड़े हो, उनके बीच की दूरियां कैसी सिग्निफिकेंट हो, पर्याप्त हो, तो हम इस प्रकार के सूत्र से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो फाइंड करते हैं। परंतु अगर कोई छड़ आ गई, मान लो हमारे पास कोई रोड है, मुझे इस छड़ का सेंटर ऑफ मास निकालना थी, हाँ, तो पार्टिकल कैसे हैं, इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच की दूरियों को हम यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ इस समेशन वाले फॉर्मूले को फिर समाकलन में कन्वर्ट करना पड़ता है। बात समझे? तो ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर? अब इसमें कैसे इसके क्वेश्चंस करने हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान देना हमेशा, एक तो जब इसके अपन क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस करते समय आपको कुछ सावधान रखनी है। क्या रखनी है? सबसे पहला काम इसमें करना अपने को कि
सेंटर ऑफ मास किस अक्ष पर होगा उसका हमें करना है निर्धारण। वो कैसे करेंगे? वो हम करेंगे कौन सी अक्ष के अलोंग मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस अक्ष के अलोंग मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा सेंटर ऑफ मास उसी अक्ष पे होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो एक रोड ऐसे रखी मैंने, ये मान लो ओरिजिन है, ये मैं कह दूं यहाँ पे एक्स एक्सिस, इसको कर दूं मैं यहाँ पर वाई एक्सिस, तो यहाँ मास किस अक्ष पे? एक्स अक्ष पे, तो एक्सियम निकालेंगे। जो फॉर्मूला हमने एक्सियम का लिखा है बेटे वैसे ही वाईसीएम बनेगा, वैसे जेडसीएम बनेगा, वैसे आरसीएम का बन जाएगा। सबके लिए कॉमन फॉर्मूला है। मैंने एक एक्सियम को लिखा यहाँ पर, यदि मैं लिखता वाईसीएम तो वाईसीएम क्या बनेगा? वाई डीएम अपॉन वाई, आपका समय समाकलन डीएम कर देंगे। आपको जेड के रूप में लिखना हो तो जेडसीएम कर दो, यहाँ पे जेडसीएम, ये आपका जेड डीएम, समाकलन नीचे आएगा कितना? ये भी डीएम आ जाएगा। ऐसे बदलना है, बोलो कर लेंगे। अगर इस रोड को रख दूं मैं यहाँ पे वाई एक्स पे तो वाईसीएम निकाल लूंगा, यदि इसको रख दूं यहाँ पर तो जेडसीएम निकाल लूंगा। तो पहला काम था इसमें कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी अक्ष पर है, उस अक्ष के निर्धारण के पश्चात हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, वो फॉर्मूला हमें खुद डिसाइड करना है। वो आपको दिया हुआ नहीं होगा। बात क्लियर है ना? अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है भाई? तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके। अच्छा, एक तो जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं अपने मॉड्यूल से आगे जो करने हैं वो पहले आप टिक कर लें एक बार। एग्जाम्पल जो सॉल्व कर रखे हैं 4th और 5th आपको खुद देख लेने हैं। एक सॉल्व एग्जाम्पल दे रखा है 11th, वो आपको खुद देख लेना है। और एक इसमें स्टेज 3rd जो है उसके क्वेश्चंस हैं 4, 7, 33 और 34, ये आपको खुद कर लेने हैं। कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट है, बीच में एक थ्योरेटिकल पोर्शन में थ्योरी के अंदर एक एक्सरसाइज दे रखी है फर्स्ट, उसके क्वेश्चन 4th और 5th भी अपने को कर लेने हैं। ठीक है बेटे? तो ये हमारे फॉर्मूले बन चुके हैं। मैं फिर कहता हूँ कि जिस प्रकार से एक्सियम है वैसे आपका कौन सा बन जाएगा? वाईसीएम, जेडसीएम। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप समझें, जैसे निम्न के लिए सेंटर ऑफ मास ज्ञात कीजिए। पहला, एक छड़ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक है। कोई छड़ है, इस छड़ का रेखीय द्रव्यमान घनत्व लैम्डा बराबर लैम्डा नोट है। नियत है, कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। या देखो इसी में ये होगा कि L लंबाई की छड़ पर द्रव्यमान एक समान वितरित है। इसी प्रश्न, एक ही प्रश्न है, लैम्डा कांस्टेंट है या इस छड़ की संपूर्ण लंबाई में द्रव्यमान समान रूप से वितरित है। दोनों का भावार्थ एक ही निकलने वाला है, आंसर भी एक ही निकलने वाला है। ये आपको दे दिया और फिर आपसे पूछा कि x इक्वल टू 0 से सेंटर ऑफ मास की अपने को पोजीशन है वो फाइंड करनी है। तो देखो भाई कैसे क्वेश्चन करना है। जैसे कहा x 0 से x इक्वल टू L तक, मैं भी इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। मान लो ये हमारे पास एक रोड है जिसको आप देख रहे हैं x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू L तक ये विस्तारित है और x अक्ष पे इसको रखा गया है। ये x एक्सिस बेटा जी, और ये कौन सी है? y एक्सिस। सबसे पहला काम क्या था कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी अक्ष पे है, x पे है कि y पे है कि z पे है, वो देख लिया आप लोगों ने। तो x अक्ष पे है तो एक्सियम निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक्सियम का फॉर्मूला आपको मालूम था, एक्सियम का फॉर्मूला हमारे पास था समाकलन x dm अपॉन समाकलन dm। बात क्लियर? कैसे क्या है उनको देखें आप।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें कि जिस बिंदु से आपको सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है, जिस बिंदु से आपको सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है, सबसे पहले उस बिंदु से x दूरी पर, उस बिंदु से x दूरी पर एक छोटा सा लंबाई अल्पांश ले लें। तो यहां से दूरी x है बेटा जी, और ये जो अल्पांश अपन ले रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है dx। इस dx लंबाई के अल्पांश का द्रव्यमान है बेटा जी dm। अब वो है कितना dm, तो ध्यान देना या तो क्वेश्चन इस रूप में होगा या फिर इस रूप में होगा, दोनों में से कोई सा एक रूप इसमें आपको दिया जाएगा। अगर इस रूप में है तो याद करो हमने पीछे पढ़ा था कि लैम्डा होता है क्या है, मास अपॉन लेंथ। याद करो मैंने वहां पे आपको बोला था कि सेगमेंट के रूप में हो तो कितना था, याद करो उसमें dm बाई dx या dl जो भी था, लेंथ का एक सेगमेंट जो ले रखा है उस रूप में लेना पड़ेगा। मास अपॉन लेंथ, लेंथ जितनी सेगमेंट हमारे पास थी वो dx है। तो हम यहाँ पे dm जो याद करें वो है कितना बेटा जी, वो है लैम्डा था हमारे पास, लैम्डा नोट, तो लैम्डा नोट इंटू dx। बस अब कुछ रहा है नहीं, इतना काम करना है। दूसरे वाले में यदि इसमें कहता हूं तो L लंबाई का मास कितना है, L लंबाई की द्रव्यमान मान लो कैपिटल M आपको दे रखा है, एक समान रूप से वितरित है। तो दूसरे वाले केस में लैम्डा नोट का मान अपन क्या लेंगे, देखो L लंबाई का मास कैपिटल M है तो इकाई की लंबाई का मास कितना हो गया, M बाई L इंटू dx। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर दोनों का एक ही आएगा, दोनों सेम ही है। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो तो देखो समाकलन x के स्थान पे तो x ही है, dm हमारे पास कितना आ गया, या तो लैम्डा नोट इंटू dx कर दो, पहले वाले से करोगे। समाकलन नीचे वाले में ये dm बेटा जी क्या है, ये है लैम्डा नोट इंटू dx। अच्छा अब इसकी प्रॉपर लिमिट है तो dx यानी सेगमेंट अपन स्टार्ट कहां से करना शुरू करेंगे, हम यहां से लेना शुरू करेंगे, एंड कहां पे यहाँ होगा, तो स्टार्टिंग का 0 से लेकर के l तक, तो इसकी आप ले लेंगे लिमिट 0 टू l, 0 टू l। अब इसको सोल्व कर दो, लैम्डा नोट यहाँ से बाहर आएगा, वो तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये बाहर आएगा तो आपस में कट जाएगा, नहीं तो खत्म हो गया। अब यहाँ तो है x dx, यहाँ ओनली dx। अब हमें करना है इसका समाकलन, ये आपको आता है तो बोलो समाकलन में क्या लिखा जाएगा, x dx का मतलब x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर बाई 2, 0 से l, नीचे है dx का ओनली हो गया x, ये बेटा जी है 0 से l। सॉल्व करो इसको तो 0 से l है तो हमारे पास ये हो गया l स्क्वायर बाई 2, नीचे है x तो l माइनस 0 ओनली l, l से एक l कट गया तो l बाई 2। याद करो मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी रोड में मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान रूप से हो तो सेंटर मास हमेशा कहाँ था, उसकी ज्यामिति केंद्र पे था, ये अपन डिस्कस किया था पहले, है ना, वही आंसर आपको मिल गया। अब यही क्वेश्चन देखो मैं दूसरा लिख रहा हूं, यहां इसी बिंदु पे कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बी। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे है, एक छड़ x = 0 से x = l तक है, इस छड़ का रेखीय द्रव्यमान घनत्व है लैम्डा, वो आपको दे दिया लैम्डा नॉट इंटू x। इसका मतलब क्या है कि x के इंक्रीज होने के साथ, और x यहां पे क्या है, जहां x इसके ओरिजिन से दूरी है, ओरिजिन कहां पे x = 0 पर है, तो आप ये समझें कि यहाँ पे x के इंक्रीज होने के साथ लैम्डा बढ़ रहा है, अर्थात अब लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, जो इसका पास का सिरा है वह मास कम है, दूर जाने पे मास बढ़ रहा है। यहां अब है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक रूल को फॉलो कर रहा है, और वो रूल कौन सा है, वो है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू x। अब देखो जो प्रोसेस अपन ने फॉलो करी है उसी प्रोसेस से फॉलो करते हुए आपको इसके सारे आंसर है वो निकाल लेने हैं, अलग से कुछ नहीं करना है। वापिस रोड ऐसे रखी हुई है, सेंटर मास वापिस कहाँ x पे ही होना है, पहले वाले केस में ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन वैसी की वैसी है, बस यहाँ पे आपने सेगमेंट ले लिया, डीएम आपको ले लेना था लैम्डा नॉट इनटू दिस। अब यहाँ लैम्डा नॉट नहीं है कितना लैम्डा, तो इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो लैम्डा हमारे पास कितना है बेटा जी, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, देखो लैम्डा नॉट इंटू एक्स है और इंटू डी एक्स। तो डीएम की वैल्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे ज्ञात करनी है, उसके बाद कोई इसमें बड़ा लोचा नहीं होता है। आ जाओ अब सॉल्व करोगे एक्स डीएम दिस। यहाँ पे अब मैं कुछ वैल्यू बदलने वाला हूँ, ये भी हम कुछ बदलाव करने वाले हैं।
तो बोलिए साहब डीएम के स्थान पे क्या लिखूं, लेमडा एक्स इंटू लेमडा नोट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे लिखना अपने को लेमडा नोट एक्स इंटू डी एक्स। कर दो कैलकुलेशन, वापिस लेमडा नोट तो कांस्टेंट है, बाहर लो आपस में घट जाएगा, उड़ा दो इसको। अब देखो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये एक्स डी एक्स है। एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन हम लोग करते हैं, वो कितना होता है, एक्स की पावर 3/3, एक्स की पावर 3/3। और एक्स डी एक्स का कितना हो गया, ये हुआ बेटा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें 0 से l तक आप समाकलन करोगे तो हमारे पास l की पावर 3/3, ये वैल्यू कितनी है देखो, l की पावर 3/3 और नीचे कितना हो गया l स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर दो तो ये l की पावर 3/3 इंटू डिवाइडेड बाय, मैं इसको उल्टा कर दोगे आप, ये 2/l स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल होगी, हमारे पास आंसर है इसका 2l/3। तो अगर मास पूरी छड़ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है तो, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो तो सेंटर मास कहाँ, ठीक मिड में था। और अगर लीनियरली ये इंक्रीज होता है तो सेंटर मास कहाँ पे होगा, वो उसका 2l/3 पे होगा। याद करो अब ये 2l/3 कितना है, वो पहले सिरे से अगर अपन निकाले 2l/3 तो उससे कितनी l/3 है ना, तो इसका हैवियर पार्ट कौन सा, आगे वाला पार्ट हैवियर पार्ट है, आगे वाला पार्ट इसका हैवियर पार्ट है, वहां उसका सेंटर मास है वो शिफ्ट हो गया है, यानी उस तरफ ये पाया जाएगा। अब एक बात और देखो कि जब यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्स पे ही है तो इसका YCM कितना, YCM पे तो है ही नहीं, 0 है, और ZCM भी कितना, 0 है। बात क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को मैं और मॉडिफाई कर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं, देखो यहाँ पे आपको दे दिया कि लेमडा, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा हूं सी हमारे पास है, बाकी लैंग्वेज वही है, लेमडा इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ a और b पॉजिटिव कांस्टेंट है, बाकी लैंग्वेज वो की वो है। अब आपसे पूछा उसमें से, अब जो दो अपन ने क्वेश्चन किया ना b और c, उस b और c बेटा जी ये उसमें लाइन नहीं होगी, ये लाइन सिर्फ इसमें थी a वाले पार्ट के थी। अब पूरी प्रोसेस वैसे के वैसे है, गणना पूरी की पूरी जैसे मैंने करी वैसे के वैसे है, केवल आपको समाकलन यहां पे वापस आना चाहिए। ये हटा दो और नई इसकी कैलकुलेशन कर डालो। तो देखो x dm, dm हमारे पास कितना आएगा, तो इसमें dm क्या लिखोगे, लेमडा इंटू डी एक्स। तो लेमडा हमारे पास कितना बेटा जी, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, बस लिख दो a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, और यहां a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। कैसे सोल्व करें आप, तो पहले देखो ये x है ना, तो x इंटू a इंटू डी एक्स, तो a x डी एक्स, दो इसके दो स्टेप हो गए ना। तो पहले इसका करता हूं मैं x dx, तो a तो इसका मैंने बाहर ले लिया देखो, और l के साथ इसको मैं सीधा कर देता हूं, तो a x dx का मतलब हो गया a x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये b x इंटू एक्स, तो x की पावर 2 इंटू डी एक्स हो गया। तो बेटा जी b इंटू एक्स की पावर 2 थी ना, तो x की पावर 3/3, और इसकी लिमिट है वो 0 से l, 0 से स्टार्ट हो तो l सिर्फ वैल्यू पुट करना होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं करना होता। अच्छा अगर इसमें अपन ले तो यहाँ तो ओनली a से a dx, फिर उससे bx dx, तो ax का ये तो हो गया आपका ax प्लस ये bx dx का मतलब x स्क्वायर, तो bx स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी लिमिट 0 से लेकर के l तक का में ले लो, सॉल्व कर दो बस, अब कुछ है ही नहीं, 0 से l तक है तो जहां भी x है उसको आप l पुट कर दो, थोड़ा स्थान खाली कर दो। तो देखें आपका आंसर हुआ a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b l की पावर 3/3 अपॉन ये है बेटा जी a l प्लस b l स्क्वायर बाई 2। इसका हम ले लें LCM, मैं इसका LCM ले रहा हूँ 6, तो बेटा ये हुआ 3al स्क्वायर प्लस ये हुआ 2bl क्यूब, इसका भी मैं 6 से LCM ताकि वो कट जाए आपस में, 6 LCM लेने पे है 1, तो 6al प्लस बेटा जी
BL स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल, सारों में से L अपन कॉमन ले तो ऊपर भी L कॉमन लिया, नीचे भी L लिया, आपस में कट गया। तो अब यहां ऊपर शेष तो क्या रहा 3AL प्लस 2BL स्क्वायर अपॉन नीचे वाले में शेष रहा बेटे जी एक L तो कैंसिल हो चुका है 6A प्लस 3BL। यदि आप इसमें नीचे वाले में 3 कॉमन लेना चाहो तो ये कर सकते हो आप 2A प्लस BL, ये इसका प्रॉपर आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों में तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूला था वो आप काम में लो। DM आपको निकालना है, सिर्फ DM हमारे पास कितना लैम्डा इंटू DX बन जाएगा और क्वेश्चन अपना आप सॉल्व हो जाएगा। कर लेंगे? यदि ऐसा लिखा हो लैम्डा इक्वल टू KX की पावर 4 लिख दिया, चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं D। जो मैं क्वेश्चन यहां पे सॉल्व, सारे मॉड्यूल क्वेश्चन है, आप जब जो मैंने टिक लगवाया ना वो सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, D वाला क्वेश्चन है उसमें कि एक छड़ x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 6 मीटर तक है, 6 मीटर तक है, और उसका लैम्डा आपको दे रखा है लैम्डा इज इक्वल टू KX की पावर 4। तो अब आपसे पूछा है कि अब इसका सेंटर मास कितनी दूरी पर है, ये हमको फाइंड करना है। तो बस स्टार्ट कर दो वापिस, लैम्डा इंटू DX, बोल लैम्डा कितना बेटा जी KX की पावर 4, तो KX की पावर 4 इंटू DX। क्वेश्चन सॉल्व करना है यहां तक पूरा वैसे के वैसे, केवल अपने को इसकी जो बाद की प्रोसेस है उसको रिपीट करना है। बोलो बेटे DM क्या लिखूं, यहां भी DM ओनली, तो DM की वैल्यू तो अपन पुट कर रहे हैं। DM हमारे पास कितना है KX की पावर 4 इंटू DX, और इसमें है ओनली KX की पावर 4 इंटू DX। वापिस K तो यहां से अपन ने कॉमन लिया, बाहर आया, वो तो कट गया भाई। अब ये x की पावर तो 1 और 4 5 होगी ना, x की पावर 5 है और x की पावर 5 इंटू DX का हम करते हैं समाकलन, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है ना, तो ये हमारे पास 5 तो पहले है तो 6 हो चुका भाई, क्योंकि x की पावर 6 अपॉन 6 अपॉन ये x की पावर 4 dx, तो इसका अपन लिखें तो हमारे पास पावर एक इंक्रीज होगी x की पावर 5 अपॉन 5, वापिस लिमिट 0 से लेके 6 तक है, और इसकी लिमिट भी 0 से कितनी 6 तक है। तो इसको अपन लिखें 6 की पावर 6 अपॉन 6, जो 6 की पावर 6 अपॉन 6 पहले वाले में, नीचे वाले में क्या आएगा, ये है आपका 5 की पावर 5 अपॉन 5, तो इससे अपन इसको एक पावर कम हो गई, या पहले इसको अपन ऐसे लिख दें, मैं इसको L के रूप में मान लेता हूं, तो L के रूप में होगा तो बेटा जी हो गया हमारे पास L की पावर 6 अपॉन 6, और ये हुआ L की पावर 5 अपॉन 5, ताकि इजी हो जाए। अब देखो ये L की पावर 6 अपॉन 6 इंटू ये हो गया आपका 5 अपॉन L की पावर 5, L की पावर 5 से 5 पावर कैंसिल हो गई। अब L क्या वैल्यू था आप पुट कर दो, L कितना था 6 था, जैसे इसको अपन 6 पुट करेंगे 6 अपॉन 6 इंटू 5, ऐसे कैंसिल, तो आंसर आपका हो गया 5 मीटर। बताओ कर लेंगे? तो मास अगर इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट है किसी रोड के लिए, तो वो सारे प्रश्न आप है ना वो आसानी से कर सकते हो। हाँ याद कर लें, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, रोड पे तो L/2 पे है, एक सिरे से लीनियरली बढ़ रहा है, रेखीय रूप से बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है, लैम्डा है वो अक्ष के समानुपाती है तो 2L/3 पर है। बाकी और क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने चाहिए, उसके लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे रोड की तरह से और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं, जैसे मॉड्यूल
एक बार आप ओपन करें और उसमें पेज नंबर 2.4 पे आए। यहां एक टेबल है पूरी, ये टेबल, उसमें है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप। जो रेगुलर शेप की बॉडी है उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। तो जैसे एक समरूप खोखला गोला है, ठोस गोला है, कोई वलय है, चकती है, समरूप छड़ है, इन सब का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो तो उनका ज्यामितीय केंद्र पे होता है। अब रहा कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये हम लोगों को याद करने पड़ेंगे। अच्छा, ये याद करने के बाद इसके क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम चेक करते हैं। ठीक है बेटे, तो अब देखो इसको तो आप पढ़ चुके हैं पहले से, इन सब का हमको कैसे याद करना है, क्वेश्चंस में कैसे काम में लेना है, वो बात मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे एक रिंग है, तो रिंग का सेंटर मास कहां पे होता है, रिंग पर होता है। जैसे पहले बात समझे आप, पहले ये रिंग है एक, इसका मास तो इसकी लंबाई पर है, ठीक है। अब इसका लंबाई पे है तो इसका सेंटर मास कहाँ है, यहाँ सेंटर मास है। फिर इसका मास टोटल कैपिटल एम है, तो इस पूरे एम को इसके सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं ना। अच्छा, अब अगर मान लो मैं इसका इतना सा पार्ट काट दूं, काटते ही अब सेंटर मास, अच्छा ये बताओ पहले, अब मास का वितरण ज्यादा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। सेंटर मास अब सेंटर पे ना होकर ऊपर की तरफ जाएगा, कितना जाएगा वो तो बाद में डिपेंड है, अपन और काटेंगे तो और जाएगा, और काटेंगे, यानी आपने इसको आधा काट दिया, तो आधा काटे जाने के पश्चात अब ये रेगुलर शेप की बॉडी तो है पर प्योरली रेगुलर नहीं है। बिल्कुल आपको पता लग रहा है, पूरी रिंग थी और हाफ रिंग थी, तो पूरी रिंग और हाफ रिंग में से कंप्लीट यानी एब्सोल्यूट समरूप कौन सी है, वो कंप्लीट रिंग थी जिसका सेंटर मास उसके सेंटर पे था। तो अब हमें यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो हाफ रिंग है, यानी वलय आदि है, आदि चकती है, आधा कोई ठोस गोला है, आधा खोखला गोला है, या कोई कौन शंकु है, या कोई त्रिभुजाकार प्लेट है, उन सब के सेंटर मास कहाँ पे होता है वो हमको याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करते हैं उसकी एक पहले आपको मैं ट्रिक सिखाता हूं और फिर उसके उपयोग भी हम करते हैं। तो ट्रिक बेटा जी ये है, सेंटर ऑफ मास, टॉपिक सेंटर ऑफ मास की है, सेंटर ऑफ मास की सीटी, सेंटर ऑफ मास की सीटी हर्षद ने बजाई, सेंटर ऑफ मास की सीटी हर्षद ने बजाई। अब देखो सेंटर ऑफ मास का टॉपिक है तो ध्यान रहना ही रहना है। ट्रिक में जो चीजें अपने को यहाँ पे काम में लेनी है वो है, देखो मैंने यहाँ पे सी और टी को लिखा है, एच को मैंने कैपिटल लिखा है, आर एस और डी, ये कुल 6 अक्षर हैं, उनको मैंने यहाँ पे बोल्ड करा है, कैपिटल रूप में लिखा है। अब ये किस किस को शो करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। सी का मतलब है कौन, शंकु। अच्छा, टी से मतलब है ट्रायंगुलर प्लेट, त्रिभुजाकार प्लेट। एच, एच का मतलब हमारे पास यहां है बेटे जी होलोस्फीयर, और आर से मतलब है रिंग, एस से मतलब है सॉलिड स्फीयर, और डी से मतलब डिस्क। मोस्टली जो अपने जुबान पे शब्द रहते हैं उसी रूप में रहते हैं। सी से मतलब कौन, शंकु हो गया, टी से मतलब ट्रायंगुलर प्लेट हो गई, एच का मतलब होलोस्फीयर हो गया, आर से मतलब रिंग हो गया, एस से मतलब सॉलिड स्फीयर हो गया, और डी से मतलब डिस्क हो गई। इनके सेंटर मास कहाँ पे होते हैं वो हम सबको याद करने हैं साहब। सबसे पहले आता हूं मैं कौन, तो देखो ये एक शंकु है, ओके, और एक ट्रायंगुलर प्लेट के रूप में लेता हूं, तो देखो ये ट्रायंगुलर प्लेट मान लो आप, और इसका मास इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। ये शंकु अलग प्रकार का हो गया। तीसरा है आपका होलोस्फीयर। अब देखो ये सब, ये तो दोनों फिक्स सिमेट्री हैं, परंतु ये चार जो स्ट्रक्चर है वो कैसी आदि हैं, इस
यदि कंप्लीट है तो सेंटर मास सेंटर पे है, उसको तो याद करना क्या है, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बड़ा इश्यू है इन चार के लिए। तो पहला इसमें होलो स्फीयर, दूसरा बेटा जी है रिंग, तो रिंग येलो बन गया, हाफ रिंग। तीसरा हो गया आपका सॉलिड स्फीयर, सॉलिड है तो इसके अंदर पूरे में मास है। और लास्ट है डिस्क, तो डिस्क है बेटे जी इस तरह से, और इसके भी सरफेस पर इस प्रकार से मास है वो डिस्ट्रीब्यूट है। कुल मिलाकर के अपने पास ये स्ट्रक्चर है। इन सारी स्ट्रक्चर्स में ये जो है इसको हम कहते हैं शंकु का शीर्ष, ये वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स, ये भी इसका वर्टेक्स कहलाता है। शंकु का शीर्ष, वर्टेक्स का मतलब है शीर्ष। और बेटा जी ये है इसका आधार, ये सब आधार है, बेस 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 और ये बेस है, तो इसको अपन बोल रहे हैं क्या, बेस। और मोस्टली अपने को बेस वाला जो सेंटर है उसको मैं ओ पॉइंट कह रहा हूं, ये पॉइंट बेटा जी ओ है, इसका सेंटर है, उसको मैं ओ पॉइंट नाम दे रहा हूं, ये ओ है, इसका सेंटर है बेटा ओ पॉइंट, ये इसका है ओ पॉइंट। याद करिए मैंने पहले बात बोली थी आपको कि जब भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कंटिन्यूस है, तो पहला काम हमें ये करना होता है कि मास का वितरण कौन सी एक्सिस पर ज्यादा है, सेंट्रोमास किस अक्ष पे होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे इसका मास, इसको जितना पर लेंथ बढ़ाएंगे तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे है, वाई एक्सिस पर है। यहाँ पर वाई एक्सिस पे, यहाँ भी वाई एक्सिस पे, यहाँ पर वाई एक्सिस पे, यहाँ वाई एक्सिस पे, यहाँ पर भी कैसा, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ वाई सी एम आपको निकालना है, एक्स सी एम आपको फाइंड नहीं करना है। अब देखो कि मान लो ये इसकी रेडियस है r और ये इसकी है ऊंचाई h, इसकी जो हाइट है बेटा जी वो h। इसी प्रकार से इस प्लेट के लिए भी इसकी भी हाइट है वो कितनी है h, बेस से इसकी जो दूरी है उसको अपने सेंटर मास है ही इसी पर है, तो h के रूप में इसका आंसर आने वाला है। इसकी रेडियस है बेटा जी r, इसकी रेडियस भी कितनी है r, और इसकी भी रेडियस कितनी है r, और इसकी भी रेडियस कितनी है r है। तो इसके तो आंसर है वो h की टर्म्स में आएंगे, उनके आंसर कैसे आएंगे, वो रेडियस की टर्म्स में आएंगे। सेंटर मास कहाँ पे है, वो वाई एक्सिस पे होगा, तो इसी लाइन पे कहीं सेंटर मास है, इस लाइन पे कहीं सेंटर मास है, इस लाइन पे इसका कहीं सेंटर ऑफ मास है, वो हमें पता करना है। तो 6 हमारे पास स्ट्रक्चर थी, हमने उनको बना लिया। अब 6 है तो 6 ही तो इसकी फॉर्मूले हैं बेटे जी, इसके 6 फॉर्मूले हैं। 6 किस रूप में है, इसके तो एच के रूप में, तो एच एच, इसमें किस रूप में है आर, तो ओनली आप इस तरह से आर लिख दो, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहां से आपको लिखना है, तरीका क्या है, 4 3 2, 4 3 2 ऐसा लिख देना, 4 3 2 उल्टे क्रम में 4 3 2, और यहां लिखना है कैसे, इसी को बढ़ते क्रम में 2 3 4, 4 3 2 वहां लिखना 2 3 4। उसके पश्चात यहाँ नीचे कुछ अजीब सा खालीपन लग रहा है, इस खालीपन को भी यहाँ भरना पड़ेगा। इसको मैं लिखता हूँ पाई 2 पाई और 3 पाई, पाई 2 पाई, और यहाँ तो बिल्कुल सेट हो गया, वहां कुछ कमी थी, उस कमी को अपन ने पूरा कर दिया। अच्छा अब इसमें एक थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 पाई नहीं होता है, ये होता है 8। इस तरह से आप इन सारों को याद कर सकते हो। अब ये सुनो, ये जो h/4 है बेटा जी, वो है क्या, बेस से इसकी दूरी है। मास देखो आप, अगर मास को मैं कह रहा हूँ वाई एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूट है, पर अधिक मास किस तरफ है, अधिक मास है इसके बेस की तरफ है, तो इसका सेंटर मास है वो अपन निकालेंगे, तो बेस के पास होगा, तो ये डिस्टेंस यहाँ सेंटर मास है, ये दूरी यहाँ वाली, ये दूरी बेटा जी कितनी है, h/4 है। ये पूछे कि शीर्ष से कितना है, तो पूरी h है, तो टॉप से पूछ तो कितनी हो गई, h में से h/4 आप घटा दो तो कितना, 3h/4 जाएगी। यानी टॉप से आपको पूछे शीर्ष से सेंटर मास कहाँ पे है, 3h/4। सिमिलरली ये h/3 भी इसके बेस से है, तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस ये जो है, यहाँ इसका सेंटर मास होगा, यहाँ इसका सेंटर मास होगा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी h/3 है। इस वाले में भी ये इसकी डिस्टेंस जस्ट इसके मिडिल में है, पर बेस से इसकी हाइट है, और यहाँ पर भी ये 2r अपॉन जो आपका पाई है वो भी यहाँ से इस तरफ इसका सेंटर मास है,
यहाँ 3r/8 है, वो भी आपका यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है। ये 4r/3 भी इसी पॉइंट पर है जो बेस के सेंटर से दूरी है, ये टॉप से दूरियां नहीं है। ये हमको याद होने ही चाहिए। यदि इसको कंप्लीट करता हूं तो सेंटर ऑफ मास वापस कंप्लीट हो, सेंटर पे आ गया ना। बताइए कोई समस्या? अच्छा, अब यहां से एक चीज समझना कि मान लो अपने पास ये कोई एक मासलेस स्फीयर है, मासलेस स्फीयर है। क्या बेटा जी? मासलेस स्फीयर है। मैं इस मासलेस स्फीयर को, जैसे को गुब्बारा मान लो आप, तो गुब्बारा है वो तो हल्का होता है, उसको अपन ने मासलेस मान लिया और उसको अपन ने पानी से भर दिया। गुब्बारे को पानी से भर दिया गया है, पानी से भरा गया तो सॉलिड स्फीयर बन गया ना, एक ठोस गोला बन गया। इस ठोस गोले का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? ठीक सेंटर पर है। तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है बेटे जी? यहाँ पर। अब मान लो मैं एक छेद कर दूं यहां से और पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाए। जब पानी निकलना शुरू होगा तो पानी इस तरह से कम होते 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 मान लो पानी यहां तक आ गया, आधा खाली हो गया। जब आधा खाली हो गया तो मैं कह रहा हूं ये तो मास ले सकती, तो मास इसका तो है ही नहीं ना, तो खाली था। अब इसका मोस्ट ऑफ मास कहां से? देखो ऊपर तो खाली रह गया, नीचे इसका भरा हुआ भाग है, तो सेंटर मास नीचे हुआ। अच्छा, अब बताओ मुझे कि अगर ये आधा भरा हुआ है, आधे भरे हुए होने पर इसका सेंटर मास कहाँ है? तो ये बन क्या गया है? ये आपका ठोस गोला है, आधा ठोस गोला। तो देखिए आप Ct ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का सेंटर मास कहाँ पे है? 3r/8 पे। और 3r/8 है, ये अप्रोक्सीमेट 3/8 को अपन सोल्व करेंगे तो ये 0.375 r की अप्रोक्स आ जाएगा, 0.37 r। पर ध्यान दो यहां से 0.37 r, सॉरी बिल्कुल ये डिस्टेंस कितनी? 0.73 r है। तो यहां सेंटर मास अब इस बिंदु से मापा जाएगा, यहां इसका सेंटर मास है, नीचे कितना शिफ्ट हो गया? ये पूरा भरा हुआ था तो यहां था सेंटर मास, आधा खाली होने पे सेंटर मास यहां आ चुका है। जब सेंटर मास यहां है तो ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की? ये 0.375 r है। और पूरा खाली हो जाएगा तो पूरा खाली होने के बाद वापस सेंटर मास कहाँ पे? सेंटर पे ही आ जाएगा। फिर ओनली क्या रहा? गुब्बारा रह गया। उसका हल्का जो मास होगा, जीरो मास भी होगा या नॉन जीरो मास, जो भी हल्का मास होगा, एक होलो स्फीयर बन तो कंप्लीट बन गया ना, उसका सेंटर मास फिर कहाँ पर है? सेंटर पे है। तो पूरे भरे हुए का सेंटर मास कहाँ पे? सेंटर पे है। और पूरा खाली है तो भी सेंटर मास कहाँ पर? सेंटर पर। आधा खाली हुआ ना, तब इसका सेंटर मास कहाँ पे है? वो नीचे है। तो खाली होना शुरू हुआ तब इसका सेंटर मास नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हमें एग्जाम्पल्स में काम में लेना है, तो अपन काम में लेना शुरू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन देखें अगला एग्जाम्पल है कि ये स्फीयर एक ठोस गोला और ये बेटा जी एक शंकु है, कौन? ठोस। अच्छा, शंकु दो तरह से हो सकते हैं, खोखला भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो ठोस होने पर उसके बेस से उसका सेंटर मास कितना? h/4 पे। और खोखला है तो जो त्रिभुजाकार प्लेट का सेंटर मास ज्ञात करते हैं उस तरह से आता है, वो है कितना? बेस से उसका h/3 पर है। ये इस प्रकार का एक खिलौना है और इस खिलौने में ये है बेटा जी 2r, इसकी हाइट आपको दी जा रही है 4r। ये है ठोस शंकु और ये है एक ठोस गोला। क्वेश्चन में एक हिंट आपको और दे रखा है, और वो दे रखा है कि गोले के पदार्थ का घनत्व है, गोले के पदार्थ का घनत्व है, शंकु के, तो शंकु है, शंकु के पदार्थ के घनत्व का 12 गुना है। तो और ये मान लो पॉइंट यहां पे कर रखा है O, तो O से
सेंटर ऑफ मास की स्थिति ज्ञात करें। क्वेश्चन रेडी है। शंकु है ठोस बेटे जी। अब इसको कैसे अपने को सॉल्व करना है? तो यहां तो मास मालूम नहीं है। अच्छा, पहला काम तो ये देखो, इसको सॉल्व करना मैं शुरू करूंगा तो पहला काम तो क्या है कि सेंटर मास किस अक्ष पर है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस में, वाई अक्ष पे है कि एक्स अक्ष पे है? वाई अक्ष पे तो वाई सेम की बात की जाएगी। अक्ष सेम तो जीरो होगा, वाई सेम नॉन जीरो होगा। जेड सेम कितना, जीरो होगा। वाई सेम आपको फाइंड करना है, ठीक बात है। अब इनकी मास मालूम नहीं है, मास हमें इनके मालूम नहीं है, पता ही नहीं है, वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो मैं ऐसे करता हूं, इसका मास और इसका मास मैं मान रहा हूं m1 और इसका मास मान रहा हूं बेटा जी m2। ये तो एक सिमेट्रिकल बॉडी है। इस m2 का तो m2 तो आप कहां, ये m2 तो आप यहां मान सकते हो, पर ये जो m1 है ये शंकु है। शंकु का खुद का सेंटर मास कहां पे होता है, उसके बेस से उसकी हाइट का, जो इसकी हाइट, ये इसकी h तो है ना, तो सेंटर मास इसका यहां से कितना दूर होगा, h/4। h कितना है, 4r/4 यानी r दूरी पर है। यहां से r दूरी पर, ध्यान देना आप, यहां से r दूरी पर है, तो इस m1 को आप यहां पर एज्यूम कर सकते हो। अब हमारे पास दो पार्टिकल हो चुके हैं, एक m1, दूसरा कौन सा आपका m2। m1 की पोजीशन ये है, m2 की पोजीशन ये है। अब इनको हमें कणों के रूप में मान करके सामान्य सूत्र से इसका सेंटर मास है वो फाइंड कर लेना है। कैसे करें? ये पॉइंट आपका O है, इस पॉइंट पे अपन ने क्या माना है m1 और यहां हम लोगों ने क्या माना बेटा जी m2। अब m1 m2 है। अच्छा चलो पहले एक काम और करो, ये डिस्टेंस कितनी थी r, ये तो r है, कोई समस्या नहीं। तो m1 का तो जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x तो 0 है, y कितना आपका r बन गया। पर m2 कितना है उसको देखें, ये डिस्टेंस पूरी 2r है, तो 2r ये r और r, तो ये डिस्टेंस कितनी बोला r, कुल की कितनी यहां से यहां तक 4r प्लस r, तो ये हुआ बेटा जी 0 और 5r। तो m1 m2 के हमें कोऑर्डिनेट मिल चुके, पर इनका मास अभी मालूम नहीं है, उस पे काम कर लेते हैं। तो अब ये सोचो या मुझे बताओ, यहां मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूट है, लंबाई पे है, इसकी सरफेस पर है या इसके आयतन में है? ठोस गोले का मास उसके आयतन के अंदर है, शंकु का भी मास उसके आयतन के भीतर है। तो मास हम क्या लेंगे, रो इंटू वी। यहाँ रो भी डिफरेंट है और वी भी डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको लिखूं यहाँ देखो m1/m2, तो मेरे पास वैल्यू कितनी, रो1 v1 अपॉन रो2 v2 लिखना ही पड़ेगा। अब इसमें m1/m2 की बात करता हूं तो ध्यान दो आप कि गोले के पदार्थ का घनत्व शंकु के पदार्थ के घनत्व का 12 गुना है। यदि मैं इस शंकु वाला है इसकी डेंसिटी को रो मान लेता हूं तो इसकी डेंसिटी कितनी हुई, 12 रो। शंकु के पदार्थ की डेंसिटी मैंने रो मान ली, तो स्फीयर की डेंसिटी कितनी है, 12 रो। अच्छा जी, अब m1 हमारे पास कौन सा ये है, m2 हमारे पास ये है, तो m1 रो1 तो रो इनटू वॉल्यूम, चलो नीचे अपन लिखना शुरू किया था, तो रो1 बेटा 1 किसके लिए, शंकु वाले के लिए, तो रो इनटू इसका वॉल्यूम बताओ मुझे। तो शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई r² इंटू एच, r इसको r इसकी होती है रेडियस, रेडियस इसमें आपको दे रखी नहीं है, यहाँ रेडियस में आपको दे रहा हूं 2r इसकी रेडियस है, तो लिखा आपने 2r का स्क्वायर इंटू एच, हाइट वो कितनी बेटा जी 4r अपॉन m2 इसके लिए आपको लेना है, तो रो2 तो कितना बेटा जी 12 रो इंटू इसका वॉल्यूम वो है 4/3 पाई r3। अब इसको आप सोल्व कर डालो, r की पावर 3 सारी यहाँ पे हो गई कैंसिल, ये है 12 इंटू 4, अच्छा ठीक है, तो 1/3, ये π/3 से π/3 तो कैंसिल हो गया, r की पावर 3 पूरी की पूरी r सारा का सारा यहाँ से खत्म हो चुका है, रो भी रो से कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास ऊपर तो शेष क्या रहा, देखो 2 की पावर 2 यानी कितना 4 इंटू 4 16, और नीचे है 12 इंटू 4 ये 48, 16 × 48 1/3, तो हमारे पास m1/m2 की वैल्यू आ चुकी है 1/3, या मैं लिखूं इसको m2 बराबर क्या लिख सकता हूं 3m1। आप m1 को m मान लीजिएगा तो m2 कितना हो चुका 3m। इस तरह से कैलकुलेशन जो आपकी बननी है वो किस पे मेन इंपॉर्टेंट है, वो है मासेस की, वो आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा।
अब इसमें कोई चीज हार्ड नहीं है, आपको इसमें देखना है कि अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे मास कितना है m1, उसको अपन ने कितना मान लिया m, ये इसकी कोऑर्डिनेट है। m2 ये अपन ने फाइंड कर लिया कितना 12m, ये इसके कोऑर्डिनेट है। तो अब एक्सियम निकालना कि YCM, YCM याद कर दो तो YCM का फॉर्मूला क्या होता है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा m1 तो कितना है m इंटू y1 r प्लस m2 कितना 12m, 12m नहीं बेटा 3m, तो ये हुआ अपना 3m इंटू 5r 5r अपॉन मास का सम m1 प्लस m2 m प्लस 3m 4m। देखो अब mr ये है 5 इंटू 3 कितना 15, 15 और 1 16, ये 16 mr अपॉन 4m, m से m कैंसिल 4 से उड़ाओ इसको, तो ये हो गया आपका 4r। तो सेंट्रो मास कहाँ पे है बेस से 4r दूरी पर, और बेस से 4r का मतलब आप पहुंच गए यहाँ पर। तो जो खिलौना जहाँ पे आपने शंकु और ठोस गोले को वेल्डिंग कर रखी है, जहां दोनों आपस में संपर्क में है, इस संपर्क वाले बिंदु पे इसका सिस्टम का सेंट्रो मास है वो लाई हो जाएगा। बात क्लियर? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी इसमें झंझट वाली बात ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैं ऐसा क्वेश्चन आपको एक और दे रहा हूं, वो खुद आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे ठीक पहले आकर के एक बार आप स्क्रीन पॉज कर लें और क्वेश्चन को ठीक से नोट कर लें भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, उसमें एक ठोस गोला है, फिर एक शंकु भी है, और उसके साथ एक बेलन भी अटैच किया हुआ है। वापिस ये इसकी रेडियस है 2r, इसकी हाइट आपको दे रखी है बेटा जी वही कितनी 4r, और इसकी लंबाई दे रखी है अपने को 2r, और सारे के सारे कैसे m मास के हैं। इस बार आपको मास दे दिया गया है, और ये मान लो इसका पॉइंट O है, आपसे पूछा है कि इसका सेंट्रो मास कहाँ है। ध्यान दे लो, ये सब कैसे ठोसम ठोस हैं, बेलन, शंकु और ठोस गोला। वापिस वैसे के वैसे अपने को देखो मास दे रखे हैं, तो अब देखो बेलन का मास, बेलन तो कैसा सिमेट्रिक बॉडी है, इसका सेंट्रो मास तो ठीक मिड में होगा, और ये शंकु है तो इसका सेंट्रो मास अपने बेस से 4r इसकी हाइट है, तो h अपॉन r, 4r अपॉन r, 4r अपॉन कितना 4, भी सेंट्रो मास यहां से कितना था h बाई 4 पे, h कितनी 4r है ना, 4r अपॉन 4 तो r हो गई, तो यहां से दूरी कितनी हो गई, ये पॉइंट आपका यहाँ पर इस मास को आप मान लोगे तो ये r दूरी आ गई, और ये 2r है तो इसका सेंट्रो मास कहाँ पर ये। अब देखो यहाँ मास कितना m है, यहाँ पर मास कितना m है, ये मास कितना m है, कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे अब चेक करने पड़ेंगे। टोटल हाइट कितनी 2r है, तो ठीक इसका मिड में है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 और r बन जाएगा। अब टोटल कितना 2r है, 2r प्लस r, तो इसका कितना 0 और ये 3r बन गया। अब देखो 4r प्लस 2r है तो 6r तो पहले से है, तो यहाँ कितना बना 0 और 7r। वापिस वही काम पहले वाला, सेंट्रो मास कहाँ कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे कि y एक्सिस पे, y एक्सिस पे, इसलिए YCM आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो YCM इज इक्वल टू फिर वही फॉर्मूला, टोटल मास तो कितना m प्लस m कितना बेटा 3m, ऊपर m इंटू फर्स्ट वाला, मान लो ये फर्स्ट है, इसको अपन सेकंड का, इसको अपन थर्ड का, तो m इंटू r mr, प्लस यहाँ m इंटू 3 है r, तो 3mr, प्लस m इंटू कितना 7r, ये आपका 7mr, 7 3 कितना 10 प्लस है कितना 11, तो 11mr अपॉन कितना 3m, m से m कैंसिल, तो 11r बाई 3, ये इसका आंसर बन जाएगा। सही है भी? अच्छा, अब एक एग्जांपल और हम इसमें लेते हैं। उस एग्जांपल से पहले एक काम आपको देता हूं, वो आप सॉल्व करें। देखें, ये एक होलोस्फीयर है कंप्लीट, और इसके सेंटर से, इसकी रेडियस है बेटा कैपिटल R, इसके सेंटर से r/2 दूरी पर एक मास रखा है कैपिटल M,
और होलोस्फीयर का मास भी कितना कैपिटल एम है। क्वेश्चन समझ गए होंगे शायद। एक होलोस्फीयर का मास कैपिटल एम है, उसकी रेडियस कितनी कैपिटल आर है, उसके सेंटर से एक्स एक्सिस पर r/2 दूरी पर एक अन्य कैपिटल एम मास रखा गया है। तो इस सिस्टम का सेंट्रोमास जो होलोस्फीयर है उसके सेंटर से कितना दूर है वो अपने को बताना है। यहां पर भी वैसे ही काम करना है। अब देखो ये इसको अपन सोल्व करेंगे तो पहली बात तो इस पूरे सिस्टम में पार्ट दो हैं। एक तो है आपका एक तो होलोस्फीयर है, एक है एक कण, दोनों समान द्रव्यमान के हैं। अब उनको अपन कहां कैसे बनाएंगे तो ध्यान दो, होलोस्फीयर का सेंटर मास तो यहां है, मैं यहां बना रहा हूं, उसको नंबरिंग इसको 1 कह रहा हूं, कण को 2 कह रहा हूं, तो इसका मास तो यही हो गया, इसका मास तो कैपिटल एम हो गया। दूसरा, अब जो ये मास यहां रखा है तो इसको मैं यहीं शो कर दूं, तो ये लो भाई, ये मास भी कैपिटल एम है। अच्छा जी, ये पॉइंट आपका O था तो ये एक्स एक्सिस हो गई ना, ये वाई एक्सिस हो गई, तो मास तो कहां डिस्ट्रीब्यूट है, कहां डिस्ट्रीब्यूट है साहब, बोलो बोलो, एक्सिस पे नहीं है क्या। अब दो समान द्रव्यमान है, ये दूरी यहां से कितनी, देखो r/2 है, ये डिस्टेंस आपको पता है, दोनों के बीच की दूरी कितनी r/2 है। तो समान द्रव्यमान के पार्टिकल r/2 दूरी पे हैं, तो इस सिस्टम का सेंट्रो मास तो कहां है, वो तो इनके ठीक बीच में है। ठीक बीच का मतलब यहां से दूरी कितनी हुई, कुल की आधी, तो ये डिस्टेंस आपकी होगी r/4, ये आंसर है। यदि इसको फॉर्मूले से आप करते तो देखो आप, इस पहले वाले की कोऑर्डिनेट तो कितने 0 0 हैं और इसकी कोऑर्डिनेट कितने 0, तो सॉरी इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका r/2 0, अक्ष तो इसकी r/2 हो गई ना। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, एक्सियम या मास अक्ष पे है तो मास तो कितना m + m 2m हो गया नीचे, तो पहला m × 0 प्लस दूसरे वाले में m × r/2, ये बेटा जी m × r/2, बस m/2 अपॉन 2, तो ये हो गया mr/2 इंटू कितना 2m, m से m कैंसिल, तो ये r/4। ओके, कोई समस्या नहीं ना। ये सब क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, मैंने आपको टिक लगवा चुका हूं, वो आप सॉल्व कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। क्वेश्चन वो है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस बेटा जी, वाई एक्सिस, यहां ये a x = 0 है, यहां x = है बेटा जी a, ये पॉइंट मान लो आप। और ये इस प्रकार की कोई एक स्ट्रक्चर है जिसमें y प्लस का भी है और y माइनस का भी है, और y यहां पे लिखा है अपने को kx² प्लस माइनस दोनों, y = प्लस माइनस, ऊपर के पार्ट में भी है और नीचे, और x का मान कितना बेटा जी a है। इस और ये एक समान मोटाई की एक इस प्रकार की पतली प्लेट काटी गई है, इसका हमें सेंट्रो मास पता करना है। अच्छा अब बताओ, ये जो मास है वो कौन सी अक्ष पे डिस्ट्रीब्यूट है, एक्स अक्ष पे है ना। यदि इसको अपन ऐसे रखते तो y अक्ष पे आता तो y से हम निकाल लेते, यहाँ तो x पे तो x से हम निकाल लेंगे। एक्सियम निकालना है, मास यहाँ पे कैसा कंटिन्यूसली इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हमें इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा। तो जो अपना फॉर्मूला है पहले मैं उस पे आता हूं, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है वो अपन लेते चलते हैं। देखो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेज में अब इसका एक्सियम आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या था, एक्स dm, समाकलन कितना वो भी dm, और मैंने यहाँ पे कहानी भी कौन सी है वो आपको dm निकालने वाली। dm अगर निकाल लेते हैं सेगमेंट, तो अक्ष पे है तो आप क्या करेंगे, इसके सेंटर से, देखो इसके सेंटर से x दूरी पर हमने एक सेगमेंट लिया, अब सेगमेंट ऊपर है वैसे वैसे नीचे है, देखो जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे भी है, तो यहां से x दूरी पर, और इसकी मोटाई कितनी मैंने ली dx, x दूरी पे dx मोटाई का अल्पांश है, और इसकी हाइट कितनी है y, नीचे भी y है। अच्छा
मास यहाँ पे अब कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, लंबाई पे है कि सरफेस पर है कि आयतन में है। एक बहुत पतली सीट है, ये लेमिना है, तो इसमें मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी सरफेस, तो सिग्मा आपको काम में लेना है। ऐसे में जो सिग्मा, इस सेगमेंट का जो मास अपन निकालेंगे डीएम, डीएम क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, डी ए यहाँ पर है इस सेगमेंट का क्षेत्रफल। तो देखो अगर मैं इस छोटे से भाग का देखूं, ध्यान दो आप, इसकी चौड़ाई कितनी है dx, हाइट कितनी y, dx बहुत छोटा है, dx बहुत छोटा है, तो इसको एक आयत मान लो, और आयत मानने पर इसका एरिया कितना हुआ, लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ध्यान दो ये रो इंटू dx हमारे पास हुआ y इंटू dx, dA जो बना y इंटू dx, ये ओनली इस छोटे से पार्ट का है, इस वाले पार्ट इतना ही इसका है। तो कुल द्रव्यमान कितना कर दो, इसको आप 2 से गुणा कर सकते हो, 2 से इसको गुणा कर दो, अच्छा रो नहीं बेटा जी सिग्मा, 2 से इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और y का मान भी कितना, y है kx स्क्वायर, वो भी आप यहाँ पुट कर सकते हो। देखो तो 2 सिग्मा y को आप लिखा kx स्क्वायर इंटू dx, dm ज्ञात करते ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। देखो x dm की वैल्यू, dm हमारे पास कितना है 2 सिग्मा के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, नीचे भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो समाकलन डीएम ये है 2 सिग्मा के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, 0 से अपने को a तक इसका समाकलन कर देना है। 2 सिग्मा के तो कांस्टेंट है, ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन लेके बाहर लेंगे तो कट जाएंगे। अब शेष यहाँ पे है कितना, एक्स की पावर 1 और 2 3 हो गया ना, एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स, तो ये हुआ एक्स की पावर 4/4, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के a तक, नीचे है कितना आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स की पावर 3 अपॉन कितना बेटा जी 3, वो है 0 से a तक। अब a के रूप में है तो हमारे पास ये a की पावर 4/4 और नीचे हो गया आपका a की पावर 3/3। सॉल्व करेंगे आप इसको तो a की पावर 4/4 भाग है ये, इसको उल्टा कर दो क्रॉस, ये हो गया आपका 3/a की पावर 3, a की पावर 3 से कैंसिल, तो आपका आंसर 3/4a यानी 0.75a ये इसका प्रॉपर आंसर है। ठीक है बेटे, तो आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं बोलो, वो हमने पढ़ा है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के कारण सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है। तो इसके लिए बात इंपॉर्टेंट क्या थी, एक तो हमें डिसकंटिन्यूस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसका अपन ने कन्वर्ट करा किसमें, कंटिन्यूस में, फॉर्मूला बना लिया। उसको लगाना कैसे था, तो मैंने पहली बात बताई थी इसमें कि सबसे पहले आप ये देखें कि सेंटर ऑफ मास है वो कौन से एक्सिस पे है, वो कैसे पता लगाएंगे, वो पता हम लगाते हैं मास का वितरण किस अक्ष पर है, जिस अक्ष पे वितरण है उसी प्रकार का फॉर्मूला आपको काम में ले लेना है। चाहे अक्ष पे हो तो एक्स निकाल लेंगे, वाई अक्ष पे हो तो वाई निकाल लेंगे, और जेड अक्ष पे हो तो जेड निकाल लेंगे। ये अपन काम कर लेंगे। और उसके बाद अपन ने कुछ एग्जाम्पल किए थे, पहला अपन ने रोड के लिए एग्जाम्पल किए बहुत सारे, वो आपने ढंग से सॉल्व करें। उसके बाद जो हाफ जैसे आपका शंकु था या ट्रायंगुलर प्लेट थी, 4 स्ट्रक्चर और थी, उनके सेंटर मास कहाँ थे वो अपन ने डिस्कस करे, उनके एग्जाम्पल अपन ने करे। और ये एक लास्ट में बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल अपन ने और कर लिया। फिर आप जो मैंने आप क्वेश्चन टिक करवाए वो सारे कर लें। ये करने के पश्चात आप इस टॉपिक को जो आज अपन ने डिस्कस करा है उसको बहुत बेहतरीन कर सकते हो। ओके, तो आज अपन यही समाप्त करते हैं। इसका आगे का पोर्शन जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, जय CLC।